नमस्कार। भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की तैयारी में एक टॉपिक ऐसा है जिसे समझे बिना लोकतंत्र की जड़ों को समझना नामुमकिन है, और वो टॉपिक है पंचायती राज। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को जीरो से समझेंगे, हर एक फैक्ट, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, और इस तरह समझेंगे कि एग्जाम का कोई भी सवाल फिर नहीं छूटेगा। अच्छा, तो पंचायती राज का पूरा आइडिया एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर टिका है जिसे कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। शासन करने की जो पावर है वो दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से निकलकर सीधे हमारे गांव की चौपाल तक पहुंचे, ताकि गांव का विकास कैसे होगा ये गांव के लोग ही मिलकर तय करें। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस व्यवस्था की नींव कैसे रखी गई। फिर हम उस ऐतिहासिक सफर को जानेंगे जिसने इसे संवैधानिक दर्जा दिलाया। हम इसके 3 लेवल के स्ट्रक्चर को समझेंगे और आखिर में हम पंचायतों की शक्तियों और उनके कामों पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। देखिए, पंचायती राज की जो व्यवस्था आज हम देखते हैं वो एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे दशकों का लंबा विचार विमर्श है और कई बहुत ही जरूरी समितियों की सिफारिशें हैं। अब यहां पूरा ध्यान लगाइए, क्योंकि ये स्लाइड वो है जहां से एमपीपीएससी हो या यूपीएससी सीधा सवाल बनता है। साल था 1957। समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने ही पहली बार 3 टियर यानी 3 स्तरीय सिस्टम का ब्लूप्रिंट दिया था। और फिर साल 1986 में आई LM सिंघवी समिति, जिन्होंने एक गेम चेंजिंग बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पंचायतों को सच में मजबूत बनाना है तो उन्हें संवैधानिक दर्जा देना ही होगा। और सिंघवी समिति की इसी सिफारिश ने एक ऐतिहासिक कानून की जमीन तैयार की, जिसे हम 73वें संविधान संशोधन 1992 के नाम से जानते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये भारतीय लोकतंत्र में एक सच्ची क्रांति थी। इसने पावर को दिल्ली से उठाकर सीधे गांव की मिट्टी में रख दिया। तो इस संशोधन ने संविधान में क्या-क्या बड़े बदलाव किए? ये प्रीलिम्स का एक फेवरेट सवाल है। ध्यान से सुनिए। एक नया भाग जोड़ा गया, पार्ट 9। नए अनुच्छेद जोड़े गए, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। और एक नई अनुसूची यानी शेड्यूल जोड़ा गया, 11th शेड्यूल। ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल रट लीजिए। चलिए अब ये देखते हैं कि कानून बनने के बाद जमीन पर असल में ये व्यवस्था दिखती कैसी है। तो इस संशोधन ने पूरे देश के लिए एक 3 लेवल का ढांचा, एक 3 टियर फ्रेमवर्क बनाना अनिवार्य कर दिया। ये वही 3 स्तरीय प्रणाली है जिसकी सिफारिश याद है किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। सबसे निचले स्तर पर गांव के लेवल पर है ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक लेवल पर है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिले के लेवल पर है जिला परिषद। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है जो परीक्षा में पूछा जाता है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां बीच वाला यानी ब्लॉक लेवल की पंचायत बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो 3 मंजिला इमारत है, इसकी नींव क्या है? इसकी नींव है ग्राम सभा। और ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है, ये गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स का एक समूह है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां गांव के लोग खुद बैठकर अपने विकास की बातें तय करते हैं। देखिए, सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर देना ही काफी नहीं था। इस व्यवस्था को मजबूत, निष्पक्ष और आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी था। और इसके लिए संविधान ने 2 मजबूत पिलर्स दिए। पहला, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण का सुरक्षा कवच, और दूसरा, आजादी से काम करने के लिए स्वतंत्र संस्थाओं की शक्ति। तो सामाजिक न्याय के लिए क्या किया गया? SC और ST समुदायों के लिए उनकी आबादी के हिसाब से सीटें रिजर्व की गईं। लेकिन जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम था वो था महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण। सोचिए, इस एक कानून ने लाखों महिलाओं को घर की दहलीज से निकालकर गांव की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। अब बात करते हैं आजादी की, यानी स्वायत्तता की। पंचायतों के चुनाव बिना किसी भेदभाव के और निष्पक्ष हों, ये कौन सुनिश्चित करेगा? इसके लिए बनाया गया राज्य चुनाव आयोग। और पंचायतों के पास काम करने के लिए पैसा कहां से आएगा? इसके लिए हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है, जो बताता है कि राज्य और पंचायतों के बीच पैसों का बंटवारा कैसे होगा। इस व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का तय किया गया है, और अगर किसी वजह से पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना ही होगा। ये एक संवैधानिक गारंटी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन पंचायतों के पास करने के लिए काम क्या है? इनको कौन सी शक्तियां दी गई हैं? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान की 11वीं अनुसूची में।
ये नंबर अपने दिमाग में छाप लीजिए। 29। 11वीं अनुसूची में पूरे 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को। और ये कोई छोटे मोटे विषय नहीं है। कृषि, पीने का पानी, गांव की सड़कें, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मतलब वो हर चीज जो सीधे गांव के जीवन को बेहतर बनाती है। इसी के साथ एक और जरूरी कानून है, पैसा अधिनियम 1996। इसका मकसद था पंचायती राज के नियमों को अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज तक पहुंचाना। इस कानून ने वहां की पारंपरिक ग्राम सभाओं को और भी ताकत दी ताकि वे अपनी संस्कृति और अपने संसाधनों की रक्षा खुद कर सकें। तो हमने देखा कि कैसे 73वें संशोधन ने लोकतंत्र को किताबों से निकालकर गांव की पगडंडियों तक पहुंचाया। सत्ता आम आदमी के हाथ में थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि जो कानून कागज पर इतना मजबूत है, क्या वो जमीन पर भी उतना ही मजबूत है? फंड्स की कमी, शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल न होना, ये चुनौतियां आज भी मौजूद हैं जिन पर सोचना बहुत जरूरी है।